नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत की जो माशी मुश्किलात हैं, जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें कमी वाक़ होने वाली है। कम से कम डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब की स्टेटमेंट से कि बहुत जल्दी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो IMF से तय पाया जाएगा, $1 बिलियन मिल जाएंगे और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि उस $1 बिलियन के बाद सऊदी अरब से, UAE से, वर्ल्ड बैंक से मज़ीद पैरेलल फंड्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में और डॉलर में जो बहुत उड़ान थी उसमें कमी भी देखने में आई। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खबरदार किया कि IMF से एग्रीमेंट हो जाने के बावजूद जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं है। जरा सुन लें क्या कहा शहबाज शरीफ साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मुश्किलात आनी हैं। IMF के मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमें अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, अभी आपने सुना, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की इस डिस्कशन में आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं। हफीजुल्लाह नाजी साहब कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर खाकान नजीफ से, जो फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फाइनेंस के एडवाइज़र रह चुके हैं और इकनॉमिक्स के हवाले से एक माहिर हैं। डॉक्टर नजीब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूं, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल जिस अच्छी खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसका असर भी हमने देखा कि कैसे डॉलर की कीमत में निस्बतन कमी वाक़या हुई है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कितनी हद तक सूरत हाल बदल जाएगी? डॉक्टर मोईद, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो ऑलवेज एंड स्पेशली ऑन 92 न्यूज़। देखें, इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि मुल्क खड़ा कहाँ हुआ है। अभी कोई 10 मिनट पहले ही स्टेट बैंक की जो 17 जून के रिज़र्व्स की पोजीशन है वो सामने आई है और वो तशवीशनाक है। स्टेट बैंक की जो रिज़र्व्स हैं वो $748 मिलियन एक हफ्ते में गिरे हैं और वो $8.2 बिलियन पे आ गए हैं। इंडीड दैट्स कंसर्निंग। अभी हुकूमत ने ये कोशिश की कि वो 4 कार्गोज़ ले सके RLNG के। आप सोचिए कि हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $13 साढ़े $13 हैं, जिस पे इतनी बहस होती थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। इस वक्त उनको बिड आई है $39.40 के करीब, यानी कि $40 ही समझ लीजिए। गवर्नमेंट वुड हैव टू रिजेक्ट दैट पे, और अगर वो रिजेक्ट होती है तो एनर्जी सिचुएशन जो है वो और टफन हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, IMF का जो मुआहदा है उसमें भी अभी ऐसा नहीं है कि 3 चीज़ें बाकी हैं। अभी हमने सिर्फ बजट पे मूव किया है और रिकनसाइल किए हैं फिगर्स। अभी हमने मॉनेटरी साइड, जैसे कि डॉक्टर मिफ्ताह ने खुद भी कहा, वो करनी है। अभी हमने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो हैं वो सारे तय करने हैं, प्रायर एक्शंस तय करने हैं। अभी हमने MEFP को पूरा पढ़ना है। सो वी आर नॉट होम येट, वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स गोइंग होम। इसके अलावा आपको सारे पैसे पिकअप करने हैं, कतर से करने हैं, UAE से। डॉक्टर अजीब, कोई 3 या 4 दिन पहले हमने सुना कि IMF के जो मिशन हेड हैं, नथन पावर गालिबन उनका नाम है, मैं एस्ट्रा की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान में होती हैं, उनके साथ US ट्रेजरी की सेक्रेटरी जो है, यानी US के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि हल निकाले पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने खासी एक जिस तरह की पिक्चर आप पेश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो फिस्कल डेफिसिट है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, जो 800 अरब रुपए का प्रॉमिस किया गया है कि फिस्कल सरप्लस हो सकेगा, वो उसकी कोई नंबर्स मैच नहीं करते। पंजाब ने थोड़ा सा सरप्लस लगाया, KP और सिंध सरप्लस नहीं दिखा रहे, तो फिर उस पर अमेरिकन हुकूमत की तरफ से सिफारिश की गई कि आपने कोई हल निकालना है। तो आप समझते हैं कि उसके बावजूद कोई हल निकल नहीं पाएगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक प्रोविजनल बजट दिया था, उन्होंने खुद लिखा था बजट के नीचे, और उस प्रोविजनल बजट पे अब गवर्नमेंट मूव कर गई है इन कंसल्टेशन विद द IMF। सो बजट पे तो हमने कर लिया है। अब मॉनेटरी साइड स्टेट बैंक के साथ तय होनी है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये एक प्रोसेस है, मेरे ख्याल में इसमें कुछ दिन लगेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोसेस के बगैर देखें, ऑल रोड्स गो टू IMF। आपके सारे फ्रेंड्स भी तब पैसे देंगे। बट हैविंग सेड दैट, अभी बहुत 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिनसे फंड के साथ भी तय होनी है और वो मैं समझता हूँ कॉम के साथ भी तय होनी है। वो है कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में क्या $8 एक सिर्फ चीज़ मुझे बताएं, फिर मैं बाकी गेस्ट की तरफ चलता हूँ। हम सुन रहे हैं कि चीन ने जो $2.3 बिलियन का रोल पहले रोका हुआ था वो अब अप्रूव हो गया है, और चीन, यानी वो पैसे तो पहले ही स्टेट बैंक के पास से वो रोल ओवर अप्रूव हो गया। नहीं, ये ऐसा है डॉक्टर साहब कि ये फरवरी में पैसे वापस चले गए थे, ये पैसों की टर्म ख़त्म हो गई थी। मेरे लिहाज से जब मैं सरकार के पास था, ये पैसे पहले से हमारे पास हैं, 3 बैंकों के हैं। ये एक्चुअली चीन के भी पैसे नहीं हैं, ये चीन के 3 कमर्शियल बैंक्स के पैसे हैं। सो इट्स नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेंडिंग। इसको रोल ओवर का मतलब ये था कि ये पैसे हमने वापस उन्हीं शराइत पे तकरीबन वापस ले लेने थे।
अब ये मार्च में आने थे, फिर अप्रैल में आने थे, हम आप सोचें कि जून के एंड में आ गए हैं और अब जाके ये पैसे जो हैं आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल में मंडे को पैसे स्टेट बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। ये एक उसमें थोड़ी सी रियायत भी मिली है, सो इससे एक कुशन क्रिएट होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपकी शॉर्ट टर्म मुश्किलात भी तब तय होंगी कि फ़ंड पे दस्तखत हो जाएंगे स्टाफ लेवल में, जिसमें अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, ये पैसे आ जाएं, यूएई वगैरह सबके पैसे आ जाएं, रोल ओवर्स जो होने हैं चाइना के वो जुलाई में हो जाएं, तो तब आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे कि डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन जो है विल बी बिहाइंड अस। बट आई थिंक वी हैव मूव्ड पास्ट डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन। अच्छा, जरा मुझे अब इसकी एक पॉलिटिकल पल्स लेने दीजिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बज़ाहिरन तो लगता ये है कि जो नंबर्स गेम है वो हुकूमत ठीक कर रही है, लेकिन नंबर्स गेम ठीक करने की ज़ाहिर है हुकूमत को एक कीमत देनी पड़ेगी। जो टैक्स एक्सेम्पशंस दी थी वापस देनी पड़ेंगी। पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवल डेवलपी हमारी समझ आती है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पहले जिसकी हद 30 रुपए पर लीटर थी वो 50 रुपए तक चली जाएगी। तो आप समझते हैं कि क्या ये जो इकोनॉमिक ब्रीदिंग मिल रही है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, इससे इनको एक पॉलिटिकल स्पेस भी मिल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से आप जैसे साहिब इल्म से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। हुकूमत नंबर गेम पूरी कर ही नहीं रही, ना वो नंबर पूरी गेम हो सकती है। जब 155 वाले वज़ीर आज़म को निकाल के 84 या 86 वाले को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो नंबर गेम क्या पता होगी? क्या जादू है इनके पास? क्या एक बंदे को 8 बंदे बना देंगे, एक बंदे को 8 दफ़ा गिनेंगे? वो इनको संगल से बांध के रखा हुआ किसी ने, जो जाता उसको एक थप्पड़ पड़ता है। वो केस है गई सामने कोड़लक पर जेल ही, वो अंडयाला जेल ही, वो फलां जेल ही, वो नैप ही, वो FI, वो अरबों रुपए की तेरी करप्शन है। तो भाईजान जो लाए हैं मेरी इतलात के मुताबिक वो इन्हें चलाएंगे। इस हुकूमत को IMF पैसे देने के लिए राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि आपका पता ही नहीं कब तक रहना है। ना ये हुकूमत अपनी मर्ज़ी से आई, ना जाएगी। वादियुल नज़र में महंगाई मज़ीद होगी। डॉक्टर अशफाक हसन साहब थे, वो कहते थे 30 तारीख को गालबन इन्होंने फिर 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाना है। लेवी की मद में आपने हर महीने बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा करना है। हुक्मरानों की मुश्किलात ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि अवाम की मुश्किलात कम होती नज़र आती है, अच्छी बात है। आज कम से कम थोड़ा सा डॉलर नीचे आया, वरना हमारे हुक्मरान कहते थे आपको पता है 1 रुपये डॉलर में इजाफा हो तो कितने खरब कर्जा बन जाता है। 187 से आप 215 पे ले गए भाई। खुदा का खौफ करें डॉक्टर साहब, छोड़ें ना। मेरे आपके टॉक शो से कुमन नहीं जानी। जेडे साई ने ना बड़े तगड़े ने, जब उनसे बन जाएगी तो उड़ा देंगे, ना बनी तो आ जाएंगे। ये गोरख धंधा है सारा माशी लफ्जों का। अच्छा, एक इशू न्याजी साहब, अस्सलाम न्याजी साहब, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हमारे कानों में मसलसल की खबर मिल रही है और अब तो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मैंने ये डिस्कशन होते भी देखी कि इस वक्त जो अपोजिशन है, जो पहले तहरीक इंसाफ के लीडरान थे, एक से ज़्यादा को ये धमकी लगाई जा रही है कि अगर आपने बकवास करनी बंद ना की, असम्बलियों में वापस जाने की बात ना की, आपको खामोश होना पड़े, वरना आपकी वीडियोज़ जो है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। और मैं इमरान खान की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, उनकी सेकंड टियर लीडरशिप की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये वीडियोस जो है ये बनाना जुर्म नहीं है, लेकिन जो विक्टिम है जिसके खिलाफ रिलीज़ की जाती है उसको डराया जाता है। इस पर आपका क्या इस्तदलाल है? एक ज़माने में जज साहिबान के बारे में था, मुझे याद है 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़माना था, या 2008 में, उस वक्त 2007 में मेरा ख्याल था, तो उस वक्त कहा था कि जज साहिबान की वीडियोज़ बना ली गई हैं या ऑडियोज़ बना ली गई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा स्टैंड लिया था। तो इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स है कि जिसको आपने ब्लैकमेल करना है उसकी वीडियोज़ बना लो, इस पर क्या रिएक्शन है? डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना, वो शेर मुझे जहन में नहीं आ रहा कि हमको अबस बदनाम किया। हाँ, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की। हम जो आप करें सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। अब सियासतदानों पे ये इल्ज़ाम लगाना कि जी कोई वीडियो इमरान खान ने बनाई है, ये वीडियो किसी पीपल्स पार्टी ने बनाई है या मुस्लिम नून ने बनाई है, तो किसी में ये अहलियत है न सलाहियत है ना। उनकी वीडियोस क्या होती है? मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली, उसका साफ पता चलता है कि जी खास, या मैंने आपको बुला के कैमरे के साथ बिठा के अपनी खास चीज कर ली। ये जो होती है वीडियोस जिसके बारे में ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है, और रिकॉर्ड हो रही होती हैं, या वीडियोस बन रही होती हैं या हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती हैं,
तो ये जो कर सकते हैं वो कोई उनका धंधा आज से नहीं है, ये कारोबार या उनकी दुकान जो है वो पिछले कई दहाइयों से चल रही है और हंसी खुशी चल रही है। काम कभी किसी की आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है। सियासी पार्टियों के अंदर जब उनको किसी एक को नीचा दिखाना होता है तो उनके लिए भी वीडियो है, उनके लिए भी हैं, जजेस के लिए भी हैं और मीडिया वालों के लिए भी हैं, हर एक के लिए। और इंसान जो है बशी कमज़ोरी है, पाकिस्तान में तो लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी है। और ये सारी चीज़ें आपको जब आपके बारे में कोई खबरें देनी होती हैं तो आप देखेंगे आ जाती हैं। बेनज़ीर साहबा के बारे में खबरें आई थी, जो कौन कैंपेन चलाता था, लोग नवाज शरीफ को रगेते हैं। या तो सादगी है या जहालत है। कौन नहीं जानता कि नवाज बेनज़ीर के साहबा के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल या जो ठांगा मांगा, ये हमने अपनी एक्सपीडियंसी के लिए और डर के लिए कि जब हम किसी का नाम नहीं ले सकते तो हम किसी दूसरे को कर देते हैं। तो ये तो बात खातर जमा रखें कि जो कोई वीडियो बन रही है तो वो मुस्लिम नून वाले नहीं बना रहे होंगे, या मुस्लिम नून की बन रही है तो तहरीक साहब। ये तो चले ठीक है, आपकी बात में बड़ा वजन है। जरा इस पे भट्टी साहब को इस पर लाने दीजिए। भट्टी साहब एक खास जाहिर है कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा अपने भाई हफीजुल्लाह नियाज़ी का वजन तकसीम करूं। हफीजुल्लाह नियाज़ी सब बरतानिया दौर के हैं, इन्होंने सारी चीजें करीब से देखी है ना। ये नून लीग बना रही है ना पीटीआई, फिर बना कौन रहा है? नियाज़ी साहब जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दे, हम तो आपको देख के थोड़ी सी हिम्मत पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इशफाक अहमद खान ने किसी पैराए में कहा था मुशर्रफ साहब को कि जी वो आपके डर की वजह से, उसने कहा मेरे से डर की वजह से मैंने क्या किया? मैं तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से खुद देखता हूँ, मेरी वालदा देखती है, बीवी देखती है, तो मेरे डर की वजह से वो प्रोग्राम मॉडिफाई कर दिया या ये किया। तो इशफाक अहमद खान मरूफ ने फरमाया कि जनरल मुशर्रफ साहब को कि ये उनकी खुद मैंने सुना, कहते नहीं आपने मुझे नहीं डराया, लेकिन हजूर डरना तो मेरा हक है, ये तो मुझसे ना छीने। तो किस्सा ये जो डरना है पाकिस्तान में ये है कि वीडियोस किसी की रिलीज की जाए जो विक्टिम है, जिसके ऊपर कैमरे लगाए जाएं, वीडियोस उसकी बनाई जाएं, इल्जाम और वजन उसका है। ये सवाल कभी उठा ही नहीं ठीक तरह से कि असल मुजरिम वीडियो बनाने वाला है, कैमरा लगाने वाला है, और अगर इसमें सरकार के रिसोर्सेज और एसेट्स इस्तेमाल होते हैं और अगर सरकारी एहलकार ये करते हैं, ये वो सहूलतकार है, उनका कभी हिसाब किताब चूंकि हुआ ही नहीं। अगर ये सवाल उठा दिया जाए कि ये वीडियोस बनाने वाले असल मुजरिम है, कैमरे लगाने वाले मुजरिम है, रिकॉर्ड करने वाले मुजरिम है, और सरकार के और टैक्स पेयर के रिसोर्सेज इस्तेमाल करना, ये तो आप सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ कर सकते हैं। आम शहरियों के खिलाफ इस किस्म की वीडियोस बनाना तो एक जुर्म होना चाहिए, इसे तो अदालतों को उठाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को। डॉक्टर साहब अगर मुझसे पूछा आपने? जी नहीं, भट्टी साहब या अपना आरिफ साहब से, आरिफ हमीद भट्टी साहब से। जी भट्टी साहब। अच्छा मैं बदकिस्मती है डॉक्टर साहब, इस मुल्क में तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद से तजावज़ करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान कोई भी दुनिया की करप्शन गैर आईनी काम जब तक सरकारी इदारे हैं उनकी सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता। चोर को पकड़ने के लिए कानून है, पाकिस्तान में ऊंचा बोलने की भी सजा है। ये ब्लैकमेल करके, जाली वीडियो बना के, जाली ऑडियो बना के ये वो काम करते हैं जिनके अंदर कोई चोर हो, डाकुआ हो, जिन्हें अपना खौफ हो, जिन्होंने आपको तंग करना हो। बदकिस्मती है, हम बुरे की माँ को नहीं मारते, बुराई के खिलाफ पीछे पड़ते हैं। मुझे बताएं ना कि इस मुल्क में आप अपने घर में बैठे हैं, कोई आपके घर को बंद कर ले, वीडियो लगा ले, ऑडियो लगा ले, वो कानूनी काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई सवाल कौन करेगा? बिल्ली के गले में गड्डी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब शेरे बबर बनते हैं, मेरे जैसे को डरा देते हैं। जब मैं टीवी पे पूछता हूँ तो मुझे चक्कर दे देते हैं, मैं कमज़ोर आदमी। सबको पता कौन बनाता है, क्यों बनाता है, या कैसे जोड़ के बनाता है। लेकिन इस मुल्क में जब तक इंसाफ ना शुरू हुआ, करप्शन का खात्मा ना हुआ, ये बनाते ही इसीलिए कि बावक्त ज़रूरत उस बंदे को ब्लैकमेल कर सके। ये बुराई को ख़त्म करने के लिए नहीं बनाते, बुराई को जड़ से कुछ बड़ा करने के लिए बनाते हैं, ताकि बावक्त ज़रूरत इसको अपनी मर्जी से चलाया, अपने इशारों पे चलाएं। इधर बैठ जा, इधर खड़ा हो जा, इधर से भाग जा, इसके साथ मिल जा, इसको छोड़ जा। जिसकी बुनियाद झूठ, फराड, फ्रेब, जालसाजी हो, उन्हें टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, उन्हें चोरी डाके के काम करने चाहिए।
बाकी नियादी साहब से थोड़ी सी चोरी डाके से लेनी चाहिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप हैं तो चले इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस के आदमी हैं, लेकिन आपका ज़ाहिर एक वर्ल्ड व्यू है, आप दुनिया में रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपने डॉक्टरेट किया है। ये पाकिस्तान के अंदर जो रीत है कि लगता है कि सरकार ही के लोग सरकार ही के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, ऐसी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करके जो बेसिकली दुश्मनों के खिलाफ, रियासत के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, वो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये किस किस्म का जुर्म होना चाहिए कानून की नज़र में? देखिए, जितने भी एफिशिएंटली पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए उतना ही कम है। मैं इसकी मिसाल एक दूसरी तरह आपको देता हूँ कि हमारे पास 85 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं। ये तो बड़ा कम रिसोर्स यूज़ हो रहा होगा, जो असल हमारी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे ये हाल है कि हम 25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि फेस्को को बेच सकें। आज 25 साल से वो उस लिस्ट पे है, मैं खुद देख रहा हूँ, और हम नहीं कर पाए। और सबको मालूम है कि डिस्कोस का असल मसला ये है कि सरकार में नहीं चल सकते, जेनकोस का असल मसला ये है कि वो नहीं चल सकते, PIA एक बड़ा सा कपल ऑफ 100 बिलियन का लॉस लिए खड़ी है, रेलवे को हम हर साल 50 से 60 अरब रुपए दे रहे हैं। तो अगर हमने रिसोर्सेज के बारे में सोचना है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इस पर ब्लीडिंग है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में है। और दूसरी जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तक नहीं है, ये इनएफिशिएंसी पूरे सिस्टम में कैरी करती है। डॉक्टर साहब, अगर एनर्जी एफिशिएंट रेट्स पे नहीं होगी तो आपकी SMEs और इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपका कमर्शियल महंगा होगा, आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगी। जो इस वक्त देखिए कि अगर हम लोकल एनर्जी पे होते, हाइड्रो, सोलर, विंड, तो आप सोचिए कि क्या कीमत होती इस वक्त एनर्जी की पाकिस्तान में, और क्या कीमत होने जा रही है जुलाई के महीने में, जिसका इन्फ्लेशनरी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर नजीब। जो फैसले 1990 की दिहाई में या आज से 15-20 बरस पहले होने चाहिए थे, वो फैसले चूंकि नहीं हुए, इसीलिए हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर भी नजर आता है कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात जिसके हवाले से ब्रीफिंग की गई है गवर्नमेंट की, वो मुज़ाकरात क्या हैं, उसमें क्या हासिल हो सकेगा। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि हम इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि TTP के साथ हुकूमत जो मुज़ाकरात करना चाह रही है, जिसका प्रोसेस जो अक्टूबर 2021 से शुरू हो रखा है। एक दिन पहले पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने ब्रीफिंग दी पाकिस्तान की हुकूमत की 2 सियासी जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी को और PMLN को ये ब्रीफिंग दी गई। लोग पहले समझे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, लेकिन ये एक लार्जर मीटिंग थी जिसमें बहुत से सियासतदान शामिल थे। तो ताज्जुब की बात है कि TTP के साथ इस ब्रीफिंग में KP के CM जो है उनको नहीं बुलाया गया। हालांकि TTP का मुतालबा एक ये भी है कि जो अर्सवाइल फाटा है उसके इलाकों का जो मर्जर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उसे कलअदम करार दिया जाए, उनके लोगों को रिलीज़ किया जाए, उनके इलाकों से आर्मी को, फ़ौज को और चेक पोस्ट को विड्रॉ किया जाए। और हुकूमत की तरफ से कहना है कि जो भी बातचीत हो रही है, जो भी बातचीत होगी TTP के साथ, ये पाकिस्तान के आइन के तहत होगी। हालांकि जो डिमांड्स आ रही हैं TTP की तरफ से, उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो आइन के अंदर फिट होते नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर मेरी कोशिश है कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को भी हम ले सकें, जो इन मामलों के माहिर हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद और चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन अगर मैं पहले आ सकूँ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब के। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके पास क्या इत्तला है, आप बड़ी खबर रखते हैं मामलात की, कि ये TTP के साथ जो है, और दरमियान में जो खबर छपी मैंने देखी उसमें ये लिखा है कि इवन अफगान तालिबान TTP की मदद कर रहे हैं। आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है कि किस किस्म के मुज़ाकरात होंगे, क्या इसका नतीजा निकल सकेगा? 3 मुलाकातें अहम हो चुकी हैं TTP के साथ, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तो रस्मन से गुफ्तगू की गई, ये सिलसिले चल चुके हैं। लेकिन TTP कहती है कि आइन के मुताबिक वो जो दहशत गर्दी करवाते हैं, जिसे खुद तस्लीम करते हैं, TTP तो नहीं कह रही आइन में लिखा है कि किसी नहीं, हुकूमत कह रही है आइन के मुताबिक, TTP को आइन से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, हुकूमत की कितनी मासूमाना ख्वाहिश है कि एक मुल्क हमारे मुल्क में आके एक तंजीम दहशत गर्दी कर रही है और उसके साथ आइन के तहत मुज़ाकरत करेंगे। भाई, दहशत गर्दों को पकड़ो और आइन के तहत उसको सजा दो। दहशत गर्दों से मुज़ाकरत कैसे है? दहशत गर्दी रोकने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन जो दहशत गर्दियाँ हो चुकी हैं, जो इनमें मुलव्वस है, जिनका वो इतराफ़ कर चुके हैं, हमने फ़लाँ ब्लास्ट किया, फ़लाँ को मारा, फ़लाँ को मारा, ये बदकिस्मती है। इसकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। कोई गैर मुल्क पाकिस्तान में एयरबेस जा रही है, इसका एक जवाज़ बनाया जा रहा है, और बादियुल नज़र में मुमकिन है कि उस सुपर पावर की माजी की तरह बात मान ली जाए। ये काफ़ी बात आगे जा चुकी है।
पाकिस्तान में 1-2 डेलीगेशन अफगानिस्तान जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ की तालिबान हुकूमत जिसे हम कह रहे थे कि रशिया के साथ करके आई, वो बिल्कुल भी उन्हें ख़त्म नहीं कर रही, उनकी फैसिलिटेटर बनी हुई है। हमारे बहुत से एरिए में आके वो दावा कर रहे हैं कि ये एरिए हमारे हैं। असल बात यह है जो फाटा को हमने बिल्कुल मर्जर किया था, उसकी तकलीफ़ है बहुत सारे लोगों को। अब वो अपना रास्ता हमवार करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे नियाज़ी साहब बचपन में पल्स लेते थे, स्कूल के बच्चे ने आज कौन सा काम किया उसका होमवर्क नोट कर लूँ, टीचर मुझे भी शाबाश दे देगी, मैं भी ये करता था। अब ये पल्स ली जा रही हैं, फैसले कहीं हो चुके हैं या होने वाले हैं ऐसे कह दे, लेकिन बातचीत चल गई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती पीपल्स पार्टी बेसिस दे दिए जाएंगे अमेरिका कोई किसी ताकत को, या इसके बारे में एक्नॉलेज या अनएक्नॉलेज दे दिए जाएंगे, माना ही नहीं जाएगा, बेसिस दे दिए जाएंगे। आपको ये होता है हाँ, शक है, शक जिसकी बातें भी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और अवाम बेचारी तो इसकी मासूम है, अवाम का कोई तलक नहीं। और मुझे हैरत है कि आसफ अली जरदारी खुल के इसका बिल्कुल वॉकआउट क्यों नहीं कर रहे, क्यों धीमे लहजे में बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के माजी में टीटीपी के बारे में बहुत ज़्यादा वादिया पॉलिसी है, अब अचानक क्यों तब्दील हुई, क्यों उसमें नरमी आई, उससे बात करनी क्या है। ये जो मीटिंग हुई है एक दिन पहले 22 तारीख को, जिसमें ब्रीफिंग दी गई है नियाजी साहब, ये पीपल्स पार्टी के कहने पे दी गई है। पीपल्स पार्टी को एतराज था कि इससे पहले जो ब्रीफिंग हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो कल की ब्रीफिंग में पीपल्स पार्टी के लीडरान भी आसिफ अली जरदारी समेत जो है इस मीटिंग में शामिल थे। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टीटीपी जो है इसके साथ मुज़ाकरात अक्टूबर में शुरू हुए थे, फिर ब्रेक डाउन हो गए बिकॉज उनके मुतालबात बड़े सख्त थे। अब तक ये साल के 6 महीने हैं, इस पर 46 हमले किए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर टीटीपी के लोगों ने, जिसमें अंदाजन 80 जो हैं शहादतें हुई हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी लोगों की, और सैकड़ों लोग जो हैं इसमें जख्मी हुए। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि ये डायनामिक्स हैं क्या? लॉर्ड साहब, मुझे पहले एक छोटा सा कमेंट कर दें, कमेंट करने दें पिछली डिस्कशन के ऊपर। पहली बात तो यह है जी कि जो मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर से लेके और उससे पहले बेनज़ीर साहबा की जिनकी मर्डरिंग की गई, जो सिलेंडर कैंपेन चलाई गई और जो जिस तरीके से ऑपरेशन किए गए, वहाँ से लेके साहिवाल से लेके माल्टाउन के साने से लेके वकला के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर उनका जो पूरा धावा था, इस सारों का में चेहरा एक ही है। और मैं ये बात पिछले 14-15 साल से मीडिया पे जितनी इजाजत तभी करता था, खुल के करता रहा हूं कि आज तो मैंने कहा जब इनका निकाब हटाएंगे तो जज अरशद की वीडियो से लेके जो कि 2005 में बनी थी, जो ना बेनजीर ने बनाई थी ना नवाज शरीफ साहब ने, दोनों पाकिस्तान नहीं थे, और जिसके ऊपर फिर नवाज शरीफ को ब्लैकमेल किया गया था। क्राइसिस हमारा क्या है कि आज तहरीक इंसाफ, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों के ऊपर, और मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, वो एक कॉन्सेंसस कर लें बजाय एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने के। और ये मेरा आज कॉलम पढ़ा, उसमें ये बात लिखी है कि मियां नवाज शरीफ को जेल में गई थी कि 2 साल बाद यही वक्त इमरान पे आने वाला है, लेकिन आपने इमरान खान का रोल अदा नहीं करना जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पहले भी ये डिस्कस किया और मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को। हफीजुल्लाह नाई साहब, वही क्वेश्चन टीटीपी वाले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुमकिन होगा कि बेसिस दे दें अमेरिका को बगैर डिक्लेरेशन के, एडमिशन के? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने सच बेसिस आज तक मांगे हैं या भी उसको जरूरत है, क्योंकि वो जिस तरीके से उनका जो निज़ाम है, जो चल रहा है, जो चलना चाहिए, उसके अंदर उसकी जरूरत नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए या उनके लिए जिस तरीके से वहां से आपको वहां से ड्रोन्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, देखें सोहेल शाहीन साहब जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान के तर्जमान है और पूरे इंटरनेशनल प्रेस को उनकी हैंडल कर रहे हैं। उनका बयान 2-3 हफ्ते पहले आया तो उन्होंने कहा जी कि हमने टीटीपी को बता दी है कि आपके पास 10 जुलाई तक टाइम है, अगर तो आपने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आप कामयाब हो गए
तो आपको अफगानिस्तान के अंदर रहने की इजाजत है, वगरना आपके लिए उनको बड़ा क्लियर कट जवाब तो पाकिस्तान के मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। तो 10 जुलाई के बाद आपके पास कोई स्पेस नहीं है। चुनाचे उनको उन्होंने कहा जी हमने मजबूर कर दिया है कि वो आमादा हो और ज्यादा से ज्यादा करें। दूसरी बात है जी मुज़ाकरात का, तो चाहे बरतानिया IRA जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, फाइनली उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़े थे। मैं तो कहता हूं कि चाहे BLA है चाहे कोई भी है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो चूंकि कई इंडिविजुअल्स हैं जो कहीं पे उनके डांडे मिलते हैं, कोई इंडिया के हाथ में खेल है, किसके हाथ में खेल है, उनके हट के मुज़ाकरात से जो काम होता है, अगर आपके शहरी हैं, बलूचिस्तान के अंदर है, इवन MQM के कोई फैक्शन है, आपको मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं। ये दुनिया में आजमूदा फार्मूला है। श्रीलंका की 15-16 साल की डिवास्टेटिंग जंग के बाद टैमल्स के साथ बिल आखिर मुज़ाकरात पे ही सेटलमेंट हुआ था। इंडिया ने अपनी कोई 15 स्टेट्स के अंदर मुज़ाकरात के जरिए सेपरेटिस्ट आर्मी ने। जी भट्टी साहब, आपका इस पे क्या इस्तेमाल है? मैं सब समझते हैं कि डिटेल में बता सकता हूं, डिटेल है नहीं, जो मुझे समझ आई है उनकी बात से। रुस्तम साहब, अच्छा अब ये देखें एक सेकंड, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये जो TTP के बारे में ब्रीफिंग दी गई है और एक खदशे का इजहार ये भी किया जा रहा है कि शायद अमेरिका को बेसिस चाहिए, TTP पहले रिलक्टेंट है, TTP जो है वो जो चीजें मांग रही है हुकूमत से वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में फिट नहीं होते। हुकूमत कह रही है कि आइन के तहत उनसे मुज़ाकरात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वो कह रहे हैं कि जो मर्जर हुआ है फाटा के इलाकों का उसे कलअदम करार दिया जाए, लेकिन जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें CM KP को नहीं बुलाया गया। इस सारी चीज पे आपका क्या रद्द अमल? देखिए, TTP इस वक्त ये चाहती है कि वो इररिलेवेंट होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कोई हैसियत बरकरार रहे, इसलिए वो कुछ मुतालबात ऐसे कर रहे हैं जो कि आम लोग भी वही मुतालबात कर रहे हैं। मसलन वो ये कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है ट्राइबल एरिया में फौजी ऑपरेशन का, उसका कंपेंसेशन दिया जाए। जो लोगों को नुकसान हुआ है, जो डिसअपियर हुए हैं, उनके बारे में बताया जाए कि वो कब जिंदा हैं या मुर्दा हैं। जो मर्जर हुआ है ट्राइबल एरिया का, चूंकि उनको मालूम है कि ट्राइबल एरिया के अवाम मर्जर से नाखुश हैं, वहाँ तक बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है, मर्डर ज्यादा हो गए हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, लोगों के मसाइल हल होते नहीं है, लोग एक अदालत से दूसरी अदालत जाने पे मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो वकीलों को करें, उन लोगों के पास पैसे नहीं है कि 3-3, 4-4 साल अपने केस को परसू करें। उनको ये इल्म है, इसलिए वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मर्जर हुआ है उसको अनडू किया जाए। लेकिन उसके लिए तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो तो नेगोशिएशन से बात हो ही नहीं सकती। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये मर्जर के बारे में कोई फैसला उसके दोबारा हुआ कोई मसला, ये कि मर्जर को कलअदम करार दिया जाए तो उनकी हैसियत बढ़ जाएगी, उनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से एक्नॉलेज कर दिया जाएगा और वो बड़ी कुव्वत के साथ ट्राइबल एरिया में उभरेंगे जिनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। यही बात हुकूमत को समझनी है। तो ये अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि KP के CM को ना बुलाना, इसकी क्या दानिशमंदी नजर आ रही है आपको? KP के CM को तो इसलिए बनाना चाहिए कि ट्राइबल एरिया अब उनके दायरे इख्तियार में आता है, गवर्नर के दायरे इख्तियार में तो आता ही नहीं है। अमेंडमेंट के बाद गवर्नर तो एक सेरेमोनियल गवर्नर होता है सूबा सरहद का, जैसे पंजाब और सिंध में है, लेकिन वो तो ट्राइबल एरिया से डील कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको नहीं बुलाते, इसका मकसद ये है कि वज़ीर आला की इख्तियारात भी वैसी हैं जैसे मरकज में बाज लोगों के हैं, तो वो तो सारा पिक्चर आप समझते हैं कि इख्तियारात किनके पास है और कौन इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए, कम से कम। बड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। मैं आपसे एग्री करता हूं। सर इस पे क्विकली न्याजी साहब, आपका इस पे क्या रद्द अमल है? क्या बात हो रही है, TTP कह रही है कि KP का जो मर्जर है फाटा के साथ वो खत्म होना चाहिए और CM KP जो हैं, जो डायरेक्टली इफेक्टिव हैं इस नेगोशिएशन के, उनको बुलाया कोई नहीं वफाक ने? मेरा डॉक्टर साहब कंफर्म कर लें, क्योंकि जब इवन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है तो कल वो बता रहे थे कि हमने शाहिद कुरैशी साहब को भी दावत दी और एक और भी तहरीक इंसाफ के बंदों का है, दे ऑप्टेड नॉट टू कम। और CM के बारे में भी सजाद सैयद की डॉन की स्टोरी है अमंग द पॉलिटिकल लीडर्स हु अटेंडेड मीटिंग द PTP लीडर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। मुझे नहीं मालूम, मुझे हकीकत नहीं मालूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ which had resigned from National Assembly but has representation in the Senate was not invited to the meeting. Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Mahmood Khan too, who belongs to PTI, was not invited. सर ये पब्लिश है डॉन की स्टोरी मेरे हाथ में से।
लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए था। मैं बिल्कुल रुस्तम मेहमद साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने ये देखे, कल उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने बुलाया, बल्कि एक दो का कह रहे थे कि जी वो हमारे ज़हन में नहीं है, उनको भी होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर तो हर पाकिस्तानी जो इम्पोर्टेंट है उसको बैठना चाहिए था। बहरहाल लेकिन मेरा जी देखें, जो फाटा का मर्जर है इस पर दो ओपिनियंस थी। अब देखें जी, आप ये देखें कि सेनेट जो है हमारी जो है वो 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। जीबी को भी जब सूबा बनाया गया है तो सेनेट की नशिस्तें उनको नहीं दी गई। अब फाटा को एक वक्त के अंदर अकेले रहते उनको बड़ी फैसिलिटी थी, 10 MNS थे उनके, और उनके मेरा ख्याल है बताएंगे इमाम साहब कि मेरे ख्याल 8 या 10 उनके सेनेटर्स थे। अब वो जब मर्जर हुआ है तो उनके जो पोजीशन है MNS भी मेरे ख्याल शायद 4 रह गए हैं, और उनके और आबादी के ऊपर ये भी उनको थोड़ा सा इन्फ्लेटेड किस्म के हैं, और इसी तरह सेनेटर उनके बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो वो तो इस लिहाज से पॉलिटिकली वो इतना कैचिंग है। थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे, मैं आरिफ भट्टी साहब की मदद ले लूं। भट्टी साहब, क्या उस वक्त भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिकमेंडेशन नहीं थी कि मर्जर होना चाहिए फाटा का केपी में? देखिए उस वक्त बहुत ज्यादा कंसेंसस हुआ था। दरअसल ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश कुछ और है। इस वक्त मुल्की मफाद की बजाय कुछ लोग, हर पाकिस्तान में मुहिब वतन हमसे ज्यादा है, तो वो अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं। रुस्तम शाह साहब ने बड़ी अच्छे लफ्जों में मेरा ख्याल है हमें समझा दिया है। देखिए जायज़ बात तो कोई भी माननी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने 70 लोग शहीद किए हैं, अगर वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या उनका कोई सियासी एजेंडा है तो उसमें मुल्की वकार को तो दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अगर एक केपी का के CM है, वहाँ फैसला किया है, पोस्ट पार्लियामेंट में गया था, सेनेट में गया था, तमाम आइनी और कानूनी मामला तय किए गए थे, तो मेरा ख्याल है इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के एमिकेबली मसले को हल करना चाहिए। इस तरह पार्टी पसंद ना पसंद या आपके सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने के लिए ऐसे फैसले करेंगे तो इसके अंजाम में खुदा न खास्ता दहशत गर्दी में इजाफा हो सकता है। मेरा ख्याल है हुकूमत को बेहतर तरीके से टैकल करना चाहिए। मुझे ब्रेक लेने दीजिए रुस्तम साहब हमारे साथ रह सकें, बिकॉज आपसे बात खासी नाकाफी हुई है, बहुत से इश्यूज हैं इस हवाले से, तो आप हमारे अगर साथ रह सके तो बड़ा अच्छा होगा। ब्रेक के बाद हम मजीद थोड़ा सा इसको टच करते हैं कि आखिर ये मामला जा किस तरफ रहे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जैसे कि आपको याद होगा कि वक्फे से पहले मैंने रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ ठहरें इस आखिरी पार्ट के लिए। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट इसलिए की कि मुझे याद है आपने इस पर लिखा बहुत फाटा के मर्जर के हवाले से, और आपने 12 टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी और अपनी राइटिंग के अंदर भी आपने वाजे किया कि मर्जर से बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के प्रॉब्लम्स जो है पैदा हो जाएंगे। उनका नेचर कानून से होगा, लॉ एंड ऑर्डर से होगा, अदालतों से होगा, जस्टिस सिस्टम के साथ होगा, और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ जाएगी बिकॉज इनका अपना एक मोमेंटम और डायनामिज्म है। अब आप इशारा कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स पैदा भी हुए हैं और मर्जर के नतीजे में वहां की आबादी खुश नहीं है। नियाजी साहब ने यह कहा कि वहां की रिप्रेजेंटेशन पहले ज्यादा थी, गालिबन उनके पास 7 सीटें थी सेनेट की, ये 6 थी, MNS की भी सीट्स थी, अब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी इन इलाकों की कम हो गई है। लेकिन सर मुझे जहां तक याद पड़ता है कि जब मर्जर हो रहा था, जब सरताज अजीज साहब की कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन सिविल एंड मिलिट्री का कंसेंसस था कि इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के मर्जर होना चाहिए। तो क्या उस वक्त इन कंसिडरेशंस को नहीं देखा गया कि अब हम TTP ने ये मुतालबा भी डाल दिया हमारे सामने? देखिए उस वक्त जो सरताज अजीज साहब की कमेटी थी वो पेशावर भी आई थी, मैं भी उनसे मिला था। वो चंद महदूद लोग थे, कोई 15-20 लोग मेरे थे यहाँ पे, और फिर कुछ बाज़ एजेंसी में भी गए, वहाँ पे उन्होंने 10-15 लोग बुलाए जो पॉलिटिकल एजेंट ने बुलाए, उनको पेश कर दिए। जो तरीका होता है ट्राइबल एरिया में कि एक जरगा बुलाया जाए, एक ग्रैंड ट्राइबल जरगा बुलाया जाए। देखिए आपको याद है कि जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म साहब यहाँ तशरीफ लाए पेशावर में अप्रैल 1948 में, सारे कबायली इलाकों के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि हम आपके निज़ाम में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस एश्योरेंस के बाद ट्राइबल एरिया के लोगों ने पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि अब तो ये जना साहब ने जो हमें दिया था, एश्योरेंस दी थी, ये तो उसके बिल्कुल खिलाफ है कि हमारे रिवाज में हमारे जो नज़्म जो तरीका वो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। असल में बात यह है कि
एक बड़ा ग्रैंड जरगा बुला के अगर उनसे कंसेंसस को दिया जाता और उनसे एग्रीमेंट हो गया तो फिर तो बात ठीक थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और लोग जो हैं वो लोगों को ये बताया गया कि मस्जिद को फंड मिलेंगे और इतने कॉलेजेस बनेंगे, रोड बनेंगे, रोजगार मौके मिलेंगे और रोजगार हो जाएंगे। वो कोई चीज नहीं हुई। लेकिन उसके मुकाबले में क्या हुआ कि मर्डर रेट 5 टाइम्स 500 ऊपर चला गया। मर्डर बाकी जो क्राइम है उनके तो आप उनका तो शुमार ही नहीं कर सकते। जो लोगों की मुश्किलात हैं अदालतों वगैरह में उनका आप तस्वर नहीं कर सकते। जो करप्शन वहाँ बढ़ गई है उसका भी आप तस्वर नहीं कर सकते। वो सारी जमीन जो है वो खत्म हो गई, तकरीबन खत्म हो रही है। जो एग्रीकल्चर जमीन है, फार्म लैंड है, वो खत्म हो गई है। तो जो बॉर्डर एरिया है उसपे वो फेंसिंग कर दी गई है ताकि वो जो तजारत होनी थी वो भी खत्म हो गई है। अच्छा जरा तो ठीक है, मेरे साथ रहिए मोहम्मद साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, उस वक्त अगर तमाम रियासती इदारे जो हैं सिविल मिलिट्री उन सबका कंसेंसस था कि मर्जर होना चाहिए, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है, तो अब किस तरह से अगर और मसाइल पैदा हो गए तो अब हम कैसे डिफेंड करेंगे, क्या होगा इसका? देखिए डॉक्टर साहब, जो है वो रुस्तम साहब की, शाह साहब, मेहमद साहब की हमसे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र और माशाल्लाह बहुत बारीक बीनी से है। देखिए अगर हुकूमत ने मर्जर किया था तो इसके अल्टरनेट सारे अरेंजमेंट करने चाहिए थे। वहाँ के लोगों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। वहाँ अगर थाना कचहरी बनाना था तो पूरा बनाते। अगर इस मर्जर से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है तो उनके मुतालबात तो फिर जायज़ होंगे ना। अगर उन्होंने कहा है उनके मुतालबात को हल करें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर उनके लोग इस काम के बाद, इस मर्जर के बाद उनमें तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उनकी जान माल दोनों नहीं है, तो उस वक़्त के लोगों से पूछना चाहिए था, भाई आप इतने बड़ा फैसला कर रहे हैं तो तमाम स्टेक होल्डर को, जैसे मेमन साहब फरमा रहे, चंद लोगों को बुलाया गया था, उसकी फार्मेलिटी पूरी करनी चाहिए थी। ऐसे फैसले जल्दबाजी में करने के हमेशा नुकसानात होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको बहुत संजीदा लेके इस पर पूरा होमवर्क करके इसका किसी भी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, बजाय इसके कि जल्दबाजी में कहे कि मर्जर तोड़ दिया या जारी रखना है। किसी जिद की बजाय उन लोगों की जानो माल की हिफाजत, उनके कारोबार की हिफाजत हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है, उसे यकीनी बनाए। इसमें फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कहीं खला रह गया तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अच्छा नियाजी साहब, मुझे एक थोड़ा सा गुमान और शक ये है कि अगर मर्जर ख़त्म होता है या मर्जर को ख़त्म करने का मुतालबा टीटीपी का बन गया है, और जिस तरह से रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा कि टीटीपी चाहती है कि वो इन इलाकों में एक भरपूर सियासी ताकत की हैसियत से इमर्ज करे, तो इस स्टेज पे अगर मर्जर ख़त्म होने की बात होती है तो फिर टीटीपी एक ऑटोनमस टेरिटरी के अंदर एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज कर सकती है। नायब साहब, इसमें तो मुझे ज़्यादा बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, पहली मेरी बात बिल्कुल खातर जमा रखें कि मर्जर ख़त्म नहीं होगा। इसके अब बहुत कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं जिस दिन मर्जर की करारदाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मेरे ख्याल शुरू के दिन थे, पहले ही साल था जब ये वहाँ पे पास हुई और उनको बाकायदा अमली शक्ल दी गई और सारी पार्टी से कॉन्सेंसस बनाई गई, तो मैं नॉर्थ वजीरिस्तान के दत्ता खैल में था, वहाँ पे ताज़ियत पे गया हुआ था। और वहाँ पे यकीन जानो कि इतनी लोगों ने खुशियाँ मनाई और इतनी फायरिंग हुई। ज़ाती तौर पे मैं मर्जर के ख़िलाफ़ था, मेरे अपने एंगल था, क्योंकि वजीरिस्तान बिल्कुल आप ये समझें कि नॉर्थ और साउथ दोनों मियाँ वाली का हमारा बैक यार्ड है, हमारे रिश्तेदारी हैं और बहुत सारे जिसको कहना चाहिए बिल्कुल ऐसा है कि न्याजियों के बाद सारा थोड़ा सा बन्नू का इलाका आता है या लक्की का इलाका आता है, मुख्तलिफ जगहों में चक्कर रख के, और ये सारे शुरू हो जाते हैं। और जीपी के सूबा बनने की मैं उसको कब बनाने के खिलाफ था, इसकी टेक्निकल रीजंस थी। लेकिन अब मर्जर जो हो गया है इसके बाद आप भूल जाएं कि इसको अंडू किया जाएगा। इसके सिक्योरिटी रीजन है बहुत सारे। आपको अंदाजा नहीं कि टीटीपी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे कि जिसको मुख्तलिफ लोग जो है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें पाकिस्तान से बाहर भी हों। लेकिन जेन्युइनली में जो ये मुतालबा था कि इसका मर्जर नहीं होना चाहिए, मैं उसके साथ था उस वक्त। और मेरा ख्याल था कि इसकी आइडेंटिटी जो है, जैसे रुस्तम मेहमद शाह साहब ने फरमाई है, रुस्तम शाह साहब ने फरमाई है, उसी तरीके से कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये उनको दिया था और वो अक्सर कहते थे। लेकिन क्राइसिस ये था कि जब ये बन रहा था तो आप लोगों की टॉक शो के अंदर
फाटक के ही बड़े बड़े कायदीन उस वक्त के, वो इनके मुकाबले में ये बातें दब गई थी। फजल रहमान साहब के बाद दब गई थी, इंसार के बाद दब गई। टीटी का तो खैर मुतालबा ही नहीं था, लेकिन जो बड़े अच्छे समझदार लोगों का मुतालबा था, जिसमें ये रोस्तम शाह साहब सारे थे, लेकिन इनके मुकाबले में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है। एक प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है, एक तो जो नियाजी साहब ने इशारा किया कि जब मर्जर हो रहा था उस वक्त बहुत सी आवाजें ऐसी भी थी इन्हीं इलाकों की, ट्राइबल एरियाज की, जो कहते थे कि हमारे अभी तक अंग्रेज के काले कानून से हमें चला रहे हैं, फलां चीज़ें चला रहे हैं, FCR बड़ा गलत है वगैरह वगैरह। आप ज़रूर मुखालफत करते थे, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें प्रॉपर कोर्ट चाहिए। अब अगर वो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा और मर्जर को ख़त्म किए बगैर क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या उनको एक स्लाइटली ज़रा सा मुख्तलिफ डिवीजन बना के एक अलग एक्सपीडाइटेड जस्टिस सिस्टम दिया जा सकता है, जहाँ पर KP के अदालतों से मुख्तलिफ किस्म की अदालतें उनको मिल सकें स्पीडी ट्रायल्स के लिए? यही हो सकता है, यही होना चाहिए, यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उसका तरीका यह है कि जो मुश्किलात सामने आ गई हैं, जो हमारा तजुर्बा है पिछले 4 साल से कि इस निज़ाम में जो नया निज़ाम है इसमें क्या क्या तकलीफें लोगों को पेश आ रही हैं, अदालत के उसमें पुलिस वालों के जो भी है, जिस सेक्टर में भी है, या कि रोड बनाना है या तो कोई अस्पताल बनाना है या कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस है, तो उनको कैसे दूर किया जाए, मर्जर को रहने दिया जाए, लेकिन उन कमजोरियों को जिनकी वजह से वहाँ क्राइम रेट बढ़ गया है, उन कमजोरियों की वजह से जिनकी वजह से वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है पुलिस को देने के लिए, लोग पुलिस से नाला हो चुके हैं, लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं, ये सारी बातें जो है इनका सद्भाव हो सकता है अगर आप FCR को किसी अमेंडेड शक्ल में दोबारा नाफिज कर लें और जो जमीनें लोगों की ली जा रही हैं उनको दोबारा रिस्टोर किया जाए, तो मेरे अपने ख्याल में वहाँ के लोगों को तसल्ली हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत सिर्फ जरा कुछ पॉलिसी को रिअप्रेस करने के लिए हुकूमत एक कमेटी, एक कमीशन बनाए और इस पे उनमें लोगों को भी शामिल कर लें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, असली जो कबायली हैं, उनको भी 5, 6, 7, 8, 10 नुमाइंदे शामिल कर लें और उसकी रोशनी में जो भी वो सिफारिशात दें उनको आप फॉर्मलाइज कर लें, उनको आप नोटिफाई कर लें, चाहे आप असेंबली से अप्रूव करें, चाहे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर लें। अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होता तो फिर आपको एक असेंबली से एक्ट पास कराएं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का इस सूरत हाल में मौजूद होना और चलते रहना खासा तशवीशनाक है। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब का भी, आरिफ हमीद भट्टी साहब का, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का इस भरपूर डिस्कशन में शामिल होने का। ये आपने देखी एक से ज्यादा पहलू को हमने डिस्कस किया, फैसला आपका है, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।